हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसकेएम कैंपस, अ पाइवट टू इंस्पायर लर्निंग, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 12 कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. In order to understand this topic, inverse trigonometric function, firstly we have to understand two more topic called what is bijective function. क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने आप लोगों को बाइजेक्टिव फंक्शंस पढ़ाया, जिससे आप समझ गए हैं कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है और कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी वो इन्वर्टिबल है. और जो दूसरा टॉपिक हमें समझना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट्स डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अगर ये दो टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ के बैठे हैं तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक को समझ सकते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमें सबसे पहले पढ़ना है, एक बार मैं रिवाइज कर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. Let us revise a concept called bijective function. What is bijective function? Bijective function. Bijective function. The function that is 1 1 and on 2 is said to be bijective function. कोई भी फंक्शन अगर at the same time 1 1 फंक्शन है और on 2 फंक्शन है या on 2 फंक्शन है, उसे हम bijective फंक्शन कहते हैं. The question arises, so what is 1 1 function? What is 1 1 फंक्शन? बहुत सिंपल तरीका है वन वन फंक्शन को समझने के लिए. फॉर एवरी इनपुट ऑफ एनी फंक्शन देयर एग्जिस्ट इट्स यूनिक आउटपुट, देन सच काइंड ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन. पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश हियर. इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं मैथ्स का. तो वन वन फंक्शन को और अच्छे से समझना है तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. एक क्लास ए है, नहीं क्लास का एग्जाम्पल थोड़ा सा दूर रखते हैं. हम किसी फंक्शन में चलते हैं और फंक्शन में एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल भी हैं. जहां किसी फंक्शन में कुछ बॉयज हैं, 5 बॉयज ले लेते हैं. उन बॉयज का नाम लेट अस सपोज लिख लेते हैं LMNOP. और वही फंक्शन में 5 गर्ल्स भी हैं और उनका नाम लिख देते हैं ABCDE. इन 5 बॉयज ने लव लेटर लिखा और इन्होंने सोचा कि एक लव लेटर हम गर्ल्स को देते हैं. और कोइंसिडेंटली जो एल ने लव लेटर लिखा वो ए को लिखा, एम ने बी को, एन ने सी को, ओ ने डी को और पी ने ई को. एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये पाया कि कोई भी किसी एक बॉय ने 2 लव लेटर्स नहीं लिखे. दूसरा कोई भी एक ऐसी लड़की नहीं है जिसके पास 2 लव लेटर हैं. इसका मतलब हर एक बॉय के लिए या हर एक गर्ल के लिए एक ही लव लेटर मिल रहा है उसे. मतलब फॉर एवरी वन इनपुट और फॉर एवरी यूनिक आउटपुट देयर एग्जिस्ट यूनिक आउटपुट. मतलब हर किसी के होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए. मतलब यहाँ पे कोई भी लड़की कंफ्यूज नहीं है कि मेरे पास तो 2 लव लेटर आ गए हैं, मैं किसको हाँ बोलने वाली हूँ. तो कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है. ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बोलते हैं. मैं एक बार फिर से समझाता हूँ. किसी फंक्शन को हम वन वन तब कहेंगे जब किसी फंक्शन के हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट हो. मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि हमने इनपुट 1, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट 1 डाले तो आउटपुट 2 आया. एट द सेम टाइम कोई आउटपुट 2 डाल रहा है तो भी आउटपुट 2 आ रहा है. तो अगर ऐसा फंक्शन है तो ये वन वन फंक्शन नहीं है. वन वन फंक्शन को ग्राफिकली हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं. मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, एक फंक्शन हमने बनाया, उसका ग्राफ बनाया पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन. एक पैराबोला बनाया और मैंने बच्चों को कहा कि बच्चे एक बात फाइंड करो कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये फंक्शन एक वन वन फंक्शन है कि नहीं. तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको सिखाया कि कोई फंक्शन अगर वन वन फंक्शन है तो इसके लिए हमारे पास एक ग्राफिकल टेस्ट है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लें. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ने हमारे ग्राफ को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच किया या 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया तो फंक्शन एक वन वन फंक्शन नहीं है. ऐसा इसलिए आप बहुत अच्छे से नोटिस कर पाएंगे. ऐसा है इसलिए कि यहाँ पे अगर इनपुट को 1 मानो तो 1 इनपुट पे आउटपुट 2 मिल रहा. एट द सेम टाइम -1 इनपुट पर भी आउटपुट 2 मिल रहा. इसका मतलब जब हम लोग 1 इनपुट इंसर्ट कर रहे हैं तो आउटपुट जो रिजल्ट है वो 2 मिल रहा, जबकि -1 इनपुट के लिए भी रिजल्ट 2 मिल रहा. So how it is possible that for any 2 distinct input
their output remain same. मतलब यहाँ पे 1 1 फंक्शन है नहीं, क्योंकि 1 इनपुट पे भी आंसर 2 है और -1 इनपुट पे भी आंसर 2 है, तो ये फंक्शन मेनी 1 हो गया, ये 1 1 नहीं हुआ। तो किसी फंक्शन को अगर ग्राफिकली हमें जज करना है कि वो फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन divide or cut our graph into 2 or more than 2 points, then such function is not 1 1 function. होपफुली आप 1 1 फंक्शन को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ गए. मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ. 1 1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे किसी फंक्शन के इंडिविजुअल इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट मिले, मतलब दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट ना दें, ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं. और ग्राफिकली अगर आपको टेस्ट करना है तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से हम टेस्ट कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन नो, सबसे पहले समझना है सर व्हाट इज ऑन टू फंक्शन. पहले अंग्रेजी सीखिए. द कोडोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज सेम एज द रेंज ऑफ द फंक्शन, देन द सच फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन. अगर किसी फंक्शन का कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं. पर इस लाइन से केवल ऑन टू फंक्शन को समझना मुश्किल है, यह समझा नहीं जा सकता. एक एग्जांपल समझाता हूं. 4 घर हैं, H1, होम 1, होम 2, होम 3, होम 4, और 3 डिलीवरी बॉय हैं, D1, D2, D3. फर्स्ट डिलीवरी बॉय ने पिज्जा ऑर्डर किया, H1 पर डिलीवर कर दिया, होम 1 पे. सेकेंड डिलीवरी बॉय ने H2 पे और थर्ड डिलीवरी बॉय ने H3 पे. पर आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे होम 4 के मेंबर्स जो हैं वो भूखे रह गए. तो अगर कोई भूखा रह गया तो इस केस में ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं, क्योंकि आपको पता है इफ f इज द फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो ये पूरा का पूरा सेट B ही कोडोमेन कहलाता है. कोडोमेन कहलाता है. तो इस फंक्शन के लिए जो कोडोमेन है वो है H1, H2, S3, S4, बट जो रेंज है वो है H1, H2, S3 है. मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इनपुट दैट गिव्स H4 आउटपुट. therefore this function is not onto. तो onto फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां पे कोडोमेन के हर एलिमेंट्स का कोई ना कोई इनपुट हो, ऐसे फंक्शन को हम onto फंक्शन कहते हैं. तो मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन और onto फंक्शन क्या है. तो अगर कोई फंक्शन एट द सेम टाइम 1 1 और onto दोनों ही हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. द फंक्शन दैट इज आइदर 1 1, दैट इज बोथ 1 1 एंड onto, then such function is said to be bijective function. And every bijective function is invertible. अब एक सवाल उठता है सर, what is invertible? Now let us understand the term invertible function. Invertible. If any function is bijective, then such function is invertible. मतलब अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या उस फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है. एक एग्जांपल से समझते हैं. मैंने एक फंक्शन लिखा f और उसके कुछ इनपुट आउटपुट लिख रहा हूँ 1 3 2 4 3 7 एंड 5 8. आप एक बात नोटिस करेंगे, ये फंक्शन 1 1 भी है और इसको मान लेता हूं कि मैं ये बाइजेक्टिव है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है. तब तो फिर अगर ये कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स निकाला जा सकता है. तो अगर f इनवर्स निकाला जाए तो आपने एक मोड नोटिस की होगी कि अगर कोई फंक्शन का इनवर्स निकलेगा तो उसके डोमेन उसका रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है. जहां पे 1 3 है तो 3 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन 4 2, then 7 3, and the last 8 5. What is the domain of the function f? Domain of the function f is 1. It is the set of all possible input 1 2 3 5. The range of the function f is 3 4 7 8. In the very same way, what is the domain of
f inverse, it will be 3, 4, 7, 8. And what about the range of f inverse? तो f inverse का range जो बनेगा, that is the collection of all output 1, 2, 3 and 5. आप डोमेन और रेंज को ऑब्जर्व करें f फंक्शन के और f इनवर्स फंक्शन के। एक बात जो नोटिस किया जा रहा है वो यहाँ पे जो f फंक्शन का रेंज है वही f इनवर्स का डोमेन है, और जो f फंक्शन का डोमेन है वही f इनवर्स फंक्शन का रेंज है। मतलब कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो फंक्शन का डोमेन इन्वर्टिबल फंक्शन का रेंज बनता है, और फंक्शन का रेंज इन्वर्टिबल फंक्शन का डोमेन बनता है। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी क्यों है? आप सोचें, वीडियो पॉज करके कुछ देर के लिए आप बच्चे सोचें कि ऐसा क्यों। आपने सर ने ये कहा कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी इन्वर्टिबल है, ऐसा क्यों? कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसका बाइजेक्टिव होना क्यों जरूरी है? वीडियो पॉज करके आप सोचिए और मैं बताता हूं ऐसा क्यों। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चे ने एक एग्जांपल लिया, एक फंक्शन लिखा 1, 2, -1, 2, 3, 5, और उस बच्चे ने ऑब्जर्व नहीं किया ये 1 1 में फंक्शन है क्या, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इसलिए इन 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि हमने देखा 1 इनपुट पे जो आउटपुट आ रहा वो 2 आ रहा, और जबकि -1 इनपुट पे भी आउटपुट क्या आ रहा, 2 आ रहा, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। बट अगर कोई बच्चा इस बात को ऑब्जर्व नहीं करता ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं और डायरेक्ट f इनवर्स निकाल देता है, तो देखिए क्या फॉल्ट वहां पे क्या होता है। 2, 1, 2, -1, 5, 3। आप एरो डायग्राम से इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि 2 इनपुट के लिए आउटपुट जो आ रहा है वो 1 आ रहा, 2 इनपुट के लिए आउटपुट जो आ रहा है -1 आ रहा, और 5 इनपुट के लिए जो आउटपुट आ रहा है वो 3 आ रहा। Now in this case this is not a function, this is not a function. Why? Because हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि कोई भी फंक्शन या कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है जब वो मेनी वन टाइप हो, वो वन मेनी टाइप नहीं होना चाहिए। आपने एक बात नोटिस की, एक इनपुट 2 के लिए दो आउटपुट आ रहे हैं। एक एग्जांपल से और समझाता हूं। मैंने एक क्वेश्चन दिया 4 + 5, मेरा जो क्वेश्चन है वो है 4 + 5। अब बच्चे 2 आंसर दे रहे हैं, एक बच्चा 9 दे रहा है, एक बच्चा 11 दे रहा है। तो मैं बहुत श्योर हूं कि कोई ना कोई एक बच्चा तो गलत है, एक ही बच्चा सही हो सकता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते। फॉर एनी यूनिक क्वेश्चन देयर डज नॉट एग्जिस्ट 2 आंसर्स, 2 डिस्टिंक्ट आंसर्स। 2 अलग अलग लोगों के अलग अलग अगर आंसर आ रहे हैं तो या तो दोनों गलत है या तो कोई एक सही है। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाता। किसी भी फंक्शन, किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए उसे मेनी वन टाइप होना चाहिए। वो मेनी वन तो हो सकता है पर वो वन मेनी कभी नहीं हो सकता। कोई भी फंक्शन वन मेनी क्यों नहीं हो सकता, आप समझ गए? एक ही इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकता। आपने देखा होगा थ्रेसर, देखा होगा थ्रेसर, या फिर बहुत सारी मशीन दी, आपने मिक्सर ले लीजिए, मिक्सी ले लीजिए, आपने यहां से टमाटर डाला, एक टमाटर डाला। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको चटनी भी मिल रही और यहाँ पे गन्ने का जूस भी मिल रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एनी यूनिक इनपुट देयर एग्जिस्ट यूनिक आउटपुट। तो फंक्शन मेनी वन हो सकता है पर वन मेनी नहीं हो सकता। कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है, कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए किसी इन्वर्टिबल फंक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है तो सबसे पहले फंक्शन को बाइजेक्टिव करें। आई होप आप बाइजेक्टिव फंक्शन समझ गए, क्योंकि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप फंक्शन को समझिए। और क्योंकि इनवर्स निकालना है तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी केवल वो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज इनवर्स निकाला नहीं जा सकता। इस एग्जाम्पल से मैंने समझाया। अब दूसरा जो टॉपिक मैंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट है आपको जानना, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके डोमेन, रेंज और ग्राफ। बट मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ा रहा हूँ
तभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करूंगा और उसके डोमेन रेंज की बात करने वाला हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्यों ना हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें, और जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज साइन फंक्शन। साइन फंक्शन, साइन थीटा। 11th में सब बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं साइन थीटा। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा जो ग्राफ है वो है साइनोसोडियल फंक्शन। द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज अ साइनोसोडियल फंक्शन। साइनोसोडियल फंक्शन। मैं सबसे पहला अगर सवाल आपसे पूछूं कि आप बता सकते हैं मुझे साइन थीटा जीरो कहां पे? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज जीरो एट विच इनपुट? तो इसका जो आंसर है साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो व्हेन थीटा बिलोंग्स टू एन पाई। एन पाई सर साइन जीरो वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। आप एन की वैल्यू इंटीजर रख दीजिए। 0 पाई 1 पाई 2 पाई -2 पाई -3 पाई ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारे इनपुट पे साइन की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब अगर साइन की वैल्यू जीरो रखना है तो ये जीरो पे जीरो हो जाएगा। साइन पाई पे जीरो आंसर देगा, साइन 2 पाई पे जीरो आंसर देगा, साइन 3 पाई पे जीरो आंसर देगा, और ऐसे आप आगे बढ़ जाओ। इसी तरह साइन माइनस पाई पे आंसर जीरो देगा, -2 पाई पे आंसर जीरो देगा, -3 पाई पे आंसर देगा। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 दैट इज पाई बाई 2, यहाँ पे 1 होता है आंसर। सबको पता होगा साइन का ग्राफ साइनोसोडल ग्राफ होता है कुछ इस तरह से। दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी साइन फंक्शन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज 1 एंड द मिनिमम फंक्शन वैल्यू इज -1। दिस इज द ग्राफ ऑफ अ साइन फंक्शन। ये फंक्शन साइन फंक्शन है, बट हमें क्या पढ़ना है? हमें तो पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। अब मैं बच्चे से पूछता हूं, आप खुद बताएं क्या ये फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है? क्या साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? बच्चा बोलता है सर मुझे दो बातें देखनी है। पहला, क्या फंक्शन 1-1 फंक्शन है, और दूसरा क्या फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। मैंने सवाल पूछा ऐसा क्यों? बच्चा कहता है सर अभी हमने ये बात समझ ली कि अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों है, दैट इज बाइजेक्टिव है, तभी वो इन्वर्टिबल है, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं। अब क्योंकि हमारे पास ग्राफ है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, आप एक बात नोटिस करेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने मेरे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर दिया। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो 1-1 तो नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब ये चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन फंक्शन जो है वो तो बाइजेक्टिव नहीं है, और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है ही नहीं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमें पढ़ना ही नहीं है। तो क्या इतना ही हमें पढ़ना है? क्या इस चैप्टर में केवल हमें इतना ही पढ़ना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके कोई चैप्टर ही नहीं होता? पर फिर भी हमारे पास एक चैप्टर है, मतलब वी आर लैगिंग समवेयर, हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो सोचने वालों ने बहुत बढ़िया सोचा, उन्होंने कहा नहीं इधर आओ, अगर ये फंक्शन नहीं है तो मैं इसे फंक्शन बनाऊंगा, अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो मैं इसे बाइजेक्टिव बनाऊंगा, ताकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे और आप इसका इनवर्स निकालें। तो इसको, इस साइन फंक्शन को अगर आपसे कोई पूछता है साइन फंक्शन इज इन्वर्टिबल, नो सर, साइन फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। पहले तो हमको सर इस पे तामझाम करना है कुछ, और उस तामझाम करने के बाद मैं इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाऊंगा। किस फंक्शन को? साइन फंक्शन को। फर्स्टली हम लोग साइन फंक्शन को एक बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, और द टाइम एट विच साइन फंक्शन कन्वर्टेड इनटू बाइजेक्टिव फंक्शन, तो उसी वक्त उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने लग जाएगा। और हम इसे करेंगे कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। साइन फंक्शन का ग्राफ हमने देखा। साइन फंक्शन का ग्राफ एक साइनोसोडियल ग्राफ होता है। एक रफ डायग्राम से समझते हैं साइन फंक्शन को। अब क्योंकि ये फंक्शन क्या है 1-1 नहीं है, तो हमें बनाना है इसको 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ मेरे बेसिक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू साइन थीटा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन? सर डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट। तो साइन फंक्शन -∞ टू +∞ तक फैला हुआ है, इसका मतलब इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। Then my next question is, what is the range of this sine function?
रेंज फंक्शन, रेंज का मतलब हो जाता है कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस में कहां से कहां तक स्प्रेड है। ये -1 से -1 से 1 के लेकर के बीच में इसका ग्राफ मिल रहा। -1 के नीचे आप देखेंगे कहीं पे अब ग्राफ नहीं मिल रहा, 1 के ऊपर कहीं पे ग्राफ नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि इसका जो रेंज है वो है -1 to 1। आपने एक बात और नोटिस की कि साइन फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसको जब ग्राफ में बना रहा था तो मैंने कहीं पे भी पेन नहीं उठाया, और अगर पेन नहीं उठाया तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो साइन फंक्शन एक कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट, इट इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, सर व्हाट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन? क्लास 12 में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां पे हम ये भी सीखेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कब है, कब कैसे। क्लास 11 में हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन को सीखा, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर ऐसे शार्प पॉइंट मिल जाए, चुक्की मिल जाए, जो चुभने लग जाए तो समझ जाइए कि उस पॉइंट में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो अगर किसी फंक्शन को ये चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है, तो एक छोटा सा पॉइंट हम इधर समझ सकते हैं कि उनके में कहीं पे शार्प पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, चौखी नहीं मिलना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ। तो ये ग्राफ स्मूथ है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसीलिए आप साइन का डिफरेंशिएशन भी निकाल सकते हैं, निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज पीरियोडिक फंक्शन। इट इज पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? एक ऐसा फंक्शन जो एक डेफिनेट पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे। आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो साइन फंक्शन है, ये देखिए यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, अगेन सेम ऊपर नीचे। आप एक बात पर करें, ये पाई है, दैट इज 2 पाई, 3 पाई, देन 4 पाई, माइनस पाई, दिस इज माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आप देख रहे हैं ये ग्राफ 0 से पाई के बीच में जैसा बिहेव किया, अगेन वो पाई से 2 पाई से 4 पाई तक बिहेव करेगा। आप नोटिस करेंगे -2 पाई से 0 के बीच में भी वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है, जिसका पीरियड है 2 पाई, जिसका पीरियड है 2 पाई। दिस इज ऑल अबाउट साइन फंक्शन। और भी बहुत सारी इसके बारे में डिस्कस करना है, बट हमें हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि सर इसको हम बाइजेक्टिव कैसे बनाएं। तो मैंने बच्चों को कहा कि अगर आप इसको बाइजेक्टिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैं ड्रॉ करूं तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 बार कट ना करे। इसका मतलब अगर मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक बार 2 बार टच कर रही है। तो बच्चों ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सर पाई/2 के आगे हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ को कैंसिल कर देते हैं। इस ग्राफ को आप हटा देंगे तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 बार नहीं कट करेगा। इन द वेरी सेम वे वो कहते हैं सर आप इस वाले पार्ट को भी हटा दीजिए, ताकि इसको हटा देंगे तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको वो 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगा। इसके पहले या बाद हमने सभी ग्राफ को, अपवर्ड ग्राफ को सब हटा दिया। ये जो डाउनवर्ड पैराबोला आपको दिख रहा है, इस डाउनवर्ड पैराबोला को हम सभी जगह से रिमूव कर दिए। अब बच्चों को ये लग रहा है कि मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो केवल हमारे पैराबोला को या हमारे साइन के ग्राफ को केवल एक बार ही कट कर पा रहा है, क्योंकि ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, एक बार कट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया कि अगर मैं नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो फिर से वो मेरे साइन के ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर देगा। बच्चों ने नोटिस किया और उन्होंने कहा था कि कहा कोई बात नहीं, यही काम हम नीचे जो ग्राफ मिल रहा है वहां से करते हैं। उन्होंने कहा सर एक काम करते हैं, ये है -π/2, इसके बाद आप ग्राफ यहां से रिमूव कर दीजिए। तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 2 बार नहीं कट करेगा, वो एक बार ही कट करने वाला है। इन द वेरी सेम वे वो नीचे मिलने वाले पैराबोला, जो अपवर्ड पैराबोला है, सबको रिमूव कर देंगे। ऐसा करने से जो फाइनल ग्राफ हमें मिलेगा वो ग्राफ मिलेगा π/2 to -π/2 और -π/2 to π/2। Now this graph is nothing but the graph of a bijective function। हमने कुल मिलाकर के जो डोमेन है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले डोमेन था -∞ to +∞। हमने कहा नहीं सर इधर के ग्राफ हटाइए। प्रॉब्लम क्या है सर, वो 1 नहीं रह जाएगा, इधर हटाइए, सब हटा दीजिए।
तो हमने कहा हटाते 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 जो स्टार्टिंग हुई, बिगिनिंग है, वो कहां से हुआ, -π/2 से, और जो ग्राफ की जो एंड है वो हुआ π/2 पे। तो मैंने कहा आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यस सर, हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया कि वो फंक्शन जो 1 1 नहीं था वो 1 1 कन्वर्ट हो जाए। इनडायरेक्टली आप हम साइन फंक्शन को बाइजेक्टिव में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी उसके चांसेस है कि वो इन्वर्टिबल हो जाए, और तभी चांसेस है कि हम एक फंक्शन चैप्टर पढ़ पाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन ऑर्डर टू लर्न the chapter inverse trigonometric function, firstly we have to restrict the domain of trigonometric function in such a way that it will convert into the bijective function. इसलिए हमने क्या किया सर, हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। हमने कहा आपने कैसा रिस्ट्रिक्शन लगाया, बच्चे कहते हैं सर -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। मेरा एक सवाल है, तभी मैंने बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है आपने रिस्ट्रिक्ट किया, मुझे ठीक लगा, बट मेरा एक सवाल है कि रिस्ट्रिक्शन आपने यहां से -π/2 से π/2 के बीच में लगाया, पर कोई बच्चा तो ऐसा हो सकता है ना जो रिस्ट्रिक्शन यहां से ना लगा करके यहां से ऐसा लगा सकता है, π/2 to 3π/2। अभी भी तो वो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव कहलाएगा, बाकी के सारे ग्राफ उसने एलिमिनेट कर दिए। अभी भी तो फंक्शन वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, 1 1 कहला जाएगा। बच्चा कंफ्यूज हो गया? यस सर, हमने पहले तो रिस्ट्रिक्शन जो लगाया वो -π/2 to π/2 लगाया, अभी जो रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो वो लगा रहे हो π/2 to 3π/2। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी सही रिस्ट्रिक्शन है। तो सर हम क्या करें, रिस्ट्रिक्शन हम कहाँ लगाएं सर? क्या हम सर -π/2 to π/2 लगाएं? कल का कोई बच्चा आता है वो कहता है नहीं सर रिस्ट्रिक्शन में कहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ रिस्ट्रिक्शन में यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा, तो वो भी सही है। बट एट द सेम टाइम mathematics is a universal subject. That is why we have to restrict the domain in such a way that it is to be studied in the very same domain universally. पूरे यूनिवर्स में एक ही डोमेन में इसको पढ़ा जाए, इसलिए कहा गया, कहने वालों ने कहा कि मिलके बैठते हैं और उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम सभी कोई डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे -π/2 to π/2, इसके प्रिंसिपल डोमेन को, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। तो तब से डिसीजन ये लिया गया कि ठीक है साइन फंक्शन को अगर इन्वर्टिबल बनाना है तो हमें उसको हमें उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और रिस्ट्रिक्शन हम लगाएंगे -π/2 to π/2। जरा नोटिस करते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद वो फंक्शन 1 1 और 1 2 हुआ। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, साइन थीटा, now what is the restricted domain of the sine function? -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। and what about the range? sir range तो चेंज ही नहीं हुआ, -1 to 1। यहाँ पे है -π/2, सॉरी यहाँ पे है +π/2 और यहाँ पे है -π/2, और -π/2 पे आंसर है -1 और π/2 पे आंसर है 1। तो जो ग्राफ मिला वो ग्राफ कुछ ऐसा मिला। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इन इट्स रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, बट जो रेंज है अभी भी -1 to 1 है। रेंज जो है वो अभी भी -1 to 1 ही है। मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक बार से ज्यादा कट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन डेफिनेटली एक 1 1 फंक्शन है। सर व्हाट अबाउट ऑन टू फंक्शन? मैंने कहा ऑन टू फंक्शन क्या होता है? सर ऑन टू फंक्शन में रेंज के लिए, रेंज में कोडोमेन में जितने एलिमेंट हैं उन सबका इनपुट होना चाहिए। मैं एक सवाल करता हूँ बच्चे से, ये बताओ कि इसके कोडोमेन क्या है? तो बोलोगे, बच्चे ने कहा सर -1 to 1 और 1 to -1। तो देखिए -1 से 1 के बीच में जितने आउटपुट हैं उसके लिए प्रॉपर इनपुट है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? जैसे ये आउटपुट है ना, यहाँ पे आउटपुट, इसके लिए कोई इनपुट है, आउटपुट के लिए कोई इनपुट है, आउटपुट के लिए एक इनपुट। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो इन शॉर्ट ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट केवल और केवल तब कर सकता है जब हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 to
π/2, मतलब आधा इधर ले लें आधा इधर ले लें। याद करने के लिए मैं लास्ट में आपको एक ग्राफ दूंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, जिसपे बहुत आसानी से हम लोग साइन फंक्शन या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को याद कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शन जो ऐसा फंक्शन है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। नाउ दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है। अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, नाउ दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। और अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका डोमेन रेंज बन जाता है और उसका रेंज डोमेन बन जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू साइन x का इनवर्स, दैट इज साइन इनवर्स x। y इक्वल टू साइन इनवर्स x। मैं दो ग्राफ बनाता हूं। यस, द फर्स्ट इज y इक्वल टू साइन x and the restricted domain is minus π/2 to π/2 and its range is -1 to 1. And what is the inverse of sin x? Inverse of sin x is sin inverse x. Sin inverse x. और साइन फंक्शन का जो इनवर्स इनवर्स है उसको साइन इनवर्स एक्स रखते हैं, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि 1/sin x। बचपन में इनवर्स ही रेसिप्रोकल हुआ करता था, पर बचपन हम नहीं है, बचपन से हम लोग बड़े हो चुके हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कभी भी 1/sin x नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स एक्स को हम आर्क ऑफ साइन एक्स लिखते थे। आप पुरानी बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा आर्क ऑफ साइन एक्स, इसका मतलब हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। बट आजकल की बुक्स में बहुत कम यूज होता है आर्क्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स यूज होता है। तो इसका जो ग्राफ था रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे, आपने ग्राफ जो देखा वो ग्राफ फाइंड किया, दिस इज π/2, दिस वन इज -π/2, और π/2 पे साइन की वैल्यू है +1 और -π/2 पे साइन की वैल्यू है -1। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इन इट्स रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। और आपसे अगर मैं पूछता हूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएं, तो कोऑर्डिनेट है सर π/2 इनपुट पे आउटपुट है 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, -π/2 इनपुट पे आउटपुट है -1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0। पर मैं अगर बोलता हूं कि ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो जब मैं इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इसके आउटपुट इसका इनपुट बन जाए। साइन एक्स का जो आउटपुट है वो साइन इनवर्स एक्स का इनपुट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने जाऊं तो जो π/2 पे 1 आउटपुट मिल रहा, वो 1 इनपुट पे π/2 आउटपुट देगा। इसका मतलब जो रेंज है साइन फंक्शन का वो डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन बनेगा -1 to 1, और जो डोमेन है साइन फंक्शन का वो साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाएगा। रेंज विल बी π/2 और हियर -π/2। What is the value of π/2? That is approximately 1.57 because the value of pi is 3.14. Okay, 1.57 है और ये -1.57 है। So what is the domain of sin inverse x? What is the domain of sin inverse x? Sir, the domain of sin inverse x is nothing but the range of sin x. अच्छा, अब किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज या डोमेन याद करना आसान हो गया। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज होता था वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है। सर व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स? तो आप ऐसा नहीं बोलिएगा कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो साइन फंक्शन का जो डोमेन होता था वही रेंज है, नहीं। जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वही रेंज बनता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स? इट विल बी -π/2 to π/2। जरा ग्राफ को देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ दिखता कैसे है। इसका मतलब π/2 पे इनपुट पे आउटपुट 1 आएगा, ये साइन में हुआ करता था, और साइन इनवर्स में 1 इनपुट पे आउटपुट π/2 आएगा। 1 इनपुट पे आउटपुट π/2 आएगा, पहला। दूसरा 0 पे 0, इसको उल्टा कर देंगे तो आंसर आएगा 0 पे 0।
अब यहाँ पे अब्सीसा ऑर्डिनेट को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो -1 विल बी द अब्सीसा फॉर साइन इनवर्स फंक्शन। मतलब -1 इनपुट पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा -π/2 और इसको हम लोग उस कर्व में ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्यूबिक फंक्शन का भी कुछ लगभग इस तरह का ग्राफ होता है बट वो -∞ टू +∞ तक जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर मैं आपसे पूछता हूं तो इसका डोमेन क्या है, आप बोलोगे -1 to 1। रेंज क्या है, -π/2 to π/2। सर साइन इनवर्स एक्स इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन? यस, इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। इज इट डिफरेंशिएबल? यस, इट इज डिफरेंशिएबल। और अगर ये डिफरेंशिएबल है इसका मतलब आप आगे जाकर के डिफरेंशिएशन में पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर। अगर मैं आपसे पूछूं ये पीरियोडिक फंक्शन है, नो सर, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन बिकॉज इट्स डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड। इसका डोमेन एक रिस्ट्रिक्शन पे बना हुआ है -1 से 1, उसके बाद वो ग्राफ ही नहीं मिलेगा। जबकि साइन के केस में ऐसा नहीं था। हम साइन फंक्शन का ग्राफ देखते हैं तो -∞ से +∞ तक फैला हुआ होता है और वो रिपीट करता है, इसलिए उसका वो एक पीरियोडिक फंक्शन था जिसका पीरियड था 2π। जबकि साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एक साइन फंक्शन है वो इन्वर्टिबल नहीं है। सर कोई फंक्शन साइन फंक्शन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या इन्वर्टिबल है? नो। तो सर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने उसको छेड़ा है। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस तरह से छेड़ा है कि वो इन्वर्टिबल बन गया। हमने उसे बाइजेक्टिव बनाया। सर बाइजेक्टिव कैसे बनाया? उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। सर हमने डोमेन को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया? डोमेन को इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया ताकि वो फंक्शन बाइजेक्टिव बने, और कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल है, इसका मतलब उसका इन्वर्स निकलेगा। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन? ऑल रियल नंबर। ऑल साइन फंक्शन ऑल रियल नंबर। व्हाट इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ साइन फंक्शन? -π/2 to π/2। that will change to the range of the sin inverse x. What is the range of sin function? -1 to 1. That will change to the domain of sin inverse x. तो बहुत आसान हो गया। जिस बच्चे को साइन फंक्शन का डोमेन रेंज पता है उसे साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज पता है। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन? सर ऑल रियल नंबर। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन फंक्शन? -1 to 1। तो अब मैं पूछता हूँ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ। तो बच्चा सोचता है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन वही है जो साइन का रेंज है, दैट इज -1 to 1। मैं पूछता हूँ व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन? तो बोलता है साइन इनवर्स एक्स का रेंज वही है जो साइन का डोमेन है मगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, -π/2 to +π/2। आधा उधर आधा इधर, आधा उधर आधा इधर। यही बात हम नोटिस करेंगे आगे जाकर के। अगर मैं आपसे tan फंक्शन की बात करूं तो आप देखोगे tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस। अगर मैं आपसे बात करूं कि कोसेक तो आप बोलोगे सर कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। इसका मतलब ये है कि जब मैं आगे जाकर के tan इनवर्स की बात करने वाला हूं या कोसेक इनवर्स की बात करने वाला हूं तो उस पर भी कुछ हम इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा। सो साइन इनवर्स एक्स के बारे में हमें सब कुछ पता पड़ गया है। साइन इनवर्स एक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो इन्वर्टिबल फंक्शन तब होता है जब उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उसका डोमेन रेंज अभी हमने देखा। द नेक्स्ट फंक्शन इज कॉस इनवर्स एक्स।